बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब से थोड़ी देर पहले ये 7 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा, तहरीरी हुक्मनामा आज की समात का जारी हुआ है, जिससे मंजरनामे पर जो धूल अटी हुई थी वो बड़ी हद तक छट गई है। अगरचे कोई बात अभी हतमी नहीं है, लेकिन कम अज़ कम डायरेक्शन अब हमारे सामने है। सदीक जान से 2-3 अहम मामलात पर बात करेंगे कि ये हुक्मनामा है, इस हुक्मनामे में कौन से अहम तरीन नुकात हैं। और इस्टेब्लिशमेंट से डील की खबरें चल रही थी, जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी ऑपरेटर्स से ताल्लुक़ रखने वाले हसास इदारे के सरबराह उन्होंने मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। DGMO साथ थे, साथ उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे। तो उसके बाद ये खबरें चली बहुत शद्दोमद और ज़ोर शोर के साथ कि डील हो गई है। इस मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हुई है। क्या हुआ आज खुली अदालत में और बंद कमरे का अहवाल किन अल्फाज में बयान किया गया? सदीक जान साहब वहाँ पर मौजूद थे, पूरा केस कवर किया है। ये जो हुक्मनामा हमारे सामने आया, पहले तो ये बताएंगे इस हुक्मनामे से आपकी अब क्या फीलिंग है, ये मामला अब कहाँ जा रहे हैं? देखें, एक तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये आपको इसके नुकात बताने चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं तो आज नहीं कर सका इसके ऊपर, यानी इतनी आपको पता है हैपनिंग्स चल रही हैं चीज़ें। चलें जी, 7 सफ़ात हैं, 9 नंबर्ड पैराग्राफ्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है बड़ी तफसील से आपके सामने रखेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी वजूहात और रीजनिंग की बुनियाद पर ये हुक्मनामा जारी किया गया। देखिए ईसा नकवी साहब, हुआ ये कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई, DGI, DGMO और जो इस्टेब्लिशमेंट के दीगर लोग थे उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद अचानक खबर बाहर आती है और अच्छा, ये इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ही ये खबरें चलवाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये खबरें मतलब लीक की, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग जो हैं ये खबरें फैला रहे थे। डर गया बंदा, लेट गया, अगलों ने ठोक दिया है, मतलब इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई। और जनाब वाइट फ्लैग लहरा दिया है, ये होगा, इस तरह की सारी डील हो गई है, भाग गया है, ये मतलब कोई इलेक्शन नहीं होगा, सारी बातें की। अच्छा, होता ये है, अब जाहिर है एक बंद कमरे का इजलास है, नहीं पता, और आपके सोर्सेज बहुत सारी चीज़ें। मेरा तो एक हमेशा से ये रहा है कि मेरे से जब उसको पूछता तो मैं सच्ची बात बताता हूँ कि मेरी किसी सोर्स से बात हुई है नहीं हुई, यानी सोर्स तो नहीं बताया, एनालिसिस है या इन्फॉर्मेशन। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा एनालिसिस है, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ। अच्छा, अब कहीं से पता ना चल रहा हो। आज जब हम अहाता अदालत में गए तो फिर बताया गया, लें जी जो डील हुई है ना उसी के तहत ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं और वज़ारत दिफा की दरख्वास्त समाअत के लिए लग गई है, और इसी दरख्वास्त को बुनियाद बना के और इलेक्शन डिले कर दिया जाएगा। और बंदयाल सब मैनेज हो गए। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो की जिसमें मैंने कहा कि सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के और माफियाज़ के सामने। ये मेरी कल की वीडियो है, कल रात की। मैंने सारी सिचुएशन बता के एंड में मैंने कहा जी मुझे नहीं लगता कि बंदयाल सब सरेंडर करेंगे। हाँ, ये 5-6 दिन दे सकते हैं, ठीक है, कि कंसेंसस कर लो, एक तारीख ले आओ, लेकिन सरेंडर वाली बात मुझे नहीं लगता। मैंने ये बात की। अच्छा नकवी साहब, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ ना, एक तो उसमें मामूल से हट के एक चीज़ ये हुई कि बंदयाल साहब ना, पहले ये होता है कि जब भी कोई फ़ैसला महफूज होता है और वो सुनाने लगते हैं बड़ा फ़ैसला, तो वो आके कुरानी आयत पढ़ते हैं और फिर वो फ़ैसला सुनाना शुरू करते हैं। पहली बार ऐसे हुआ है कि कोई हेयरिंग वो कर रहे हैं और हेयरिंग से पहले उन्होंने कुरानी आयत पढ़ी, ठीक है, और उसका तर्जमा पढ़ा, और तर्जमा पढ़ के और फिर बंदयाल साहब की जो गुफ्तगू का आगाज़ था उसमें जो फिर आवाज़ में एक गरज थी, ठीक है, मतलब ऊंची नहीं थी उस तरह से, लेकिन एक भारी होती है ना, बेस होती है आवाज़। हाँ, एतमाद था और उसमें एक शिद्दत थी और उसमें एक मैसेज था कि जो खबरें चलवा रहे हो ना तुम लोग। क्योंकि मुझे एक बात बताएं, आपको और मुझे पता है कि वो जो बना बना एक मैसेज आया था जिसमें यह था कि वो जी काजी फाइसा और उमर बंदयाल की लड़ाई हुई है वॉक पे, और काजी फाइसा ने स्टेक निकाल ली, इजाज़ुल एहसन साहब आके, बस इस तरह की बात। क्या बंदयाल साहब को नहीं पता होगा? वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनके भी बड़े सोर्सेज होंगे, उनको नहीं पता कि मैसेज कहाँ से बना के चलाया गया और इसका मकसद क्या था। इसका मकसद सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तज़हीक था, उनके बारे में तासुर देना था कि आप तो जज इन पे छड़ियाँ निकाल रहे हैं, इतने कमज़ोर हो गए। ये एक होता है ना, एक सारी चीज़ें। अब पहले 3 मिनट में मामला हो गया था क्लियर कि डील नहीं हुई, बंदयाल साहब ने सरेंडर नहीं किया, बंदयाल साहब भागे नहीं हैं, वहाँ इनके साथ खड़े हैं, वो जस्टिस मुनीर नहीं बनने जा रहे, ठीक है। लेकिन उस वक्त बड़ी एक चीज़ हुई जब उमर बंदयाल साहब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुखातिब होते हुए कहा कि आपकी रिक्वेस्ट पर DGMO आए थे, DGI आए थे और सारी गुफ्तगू और मुलाकात में आप मौजूद थे। उन्होंने ब्रीफिंग दी और फिर उससे भी बढ़ के जब उन्होंने ये कहा कि ये वजारत दिफा कौन होती है ये एप्लीकेशन दायर करने वाली,
और उसमें इतनी बड़ी बात लिखने वाली, और उस वक्त उमर रज़ा बंदियाल साहब की आवाज़ ज़रा जो बाकी समाज से ऊंची थी, उस तरह ऊंची नहीं थी जैसे जजेस बहुत ऊंची उनकी आवाज़ होती है बहुत कुछ जजेस की, लेकिन बाकी समाज से ऊंची आवाज़ में उन्होंने कहा कि ये वज़ारत दिफा कौन होती है ये कहने वाली कि आप अपना इतनी बड़ी एक CMA में इतनी बड़ी प्रेयर कि आप अपना ऑर्डर ही वापस ले लें 4 अप्रैल का। और फिर जब रिटर्न ऑर्डर आया तो उसमें उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में नाकाबिल समात करार देकर उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि जिसमें हमने देखा कि जब शाह खबर वाली पिटीशन जो है उसके हवाले से ये बातें आने लगीं, खबरें आने लगीं, उस वक्त ये तासुर था कि शायद मामला जो है वो एक स्टेप पीछे हो गए हैं चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, और वो रिलैक्स कर रहे हैं और मामला असल में वहीं जा रहा है इलेक्शंस पोस्टपोन होने का। ये तासुर तो एक दफ़ा तो कायम हुआ था तहरीरी ऑर्डर्स आने से पहले। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये तासुर भी बनाया गया और फैलाया गया। मुझे नकवी साहब एक बात बताएं कि अगर बंदियाल साहब कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर देते हैं क्या होगा? 2-4 बंदे फाइल लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? काजी फाइजा आएंगे, वो सारों कंटेम्प्ट की जो कन्विक्शन है वो ख़त्म कर देंगे, बहाल कर देंगे। मकसद बंदियाल, देखिए बंदियाल साहब के ना मिजाज को जो लोग जानते हैं उनको ये बात पता है कि बंदियाल साहब की ईगो का मसला नहीं है, बंदियाल साहब को ये मसला नहीं है कि मेरी इससे ईगो हर्ट हो जाएगी। उनका मकसद है आइन पर अमल दरामद, और वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, जो आइन की रिक्वायरमेंट है, वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो। अगर वो कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर देते हैं और 3-4 माह ये कंटेम्प्ट नोटिस और ये वो, उससे क्या मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? मज़ीद तबाही और बर्बादी आएगी ना, लोगों की एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होगा ना, पाकिस्तान मज़ीद तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। तो बंदियाल साहब डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जा रहे, सही, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो किसी तरह से लोगों को सुकून मिले यार, कुछ चैन आए, लोगों की ज़िंदगी में कोई आसानी हो। नहीं, लेकिन इसमें काउंटर आर्गूमेंट जो दिया जाता है अक्सर इस हवाले से दलाइल देते हुए नज़र आते हैं कि जनाब अगर आप पंजाब में इलेक्शंस करवा लेंगे, और तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मुल्क में इस्तेहकाम जो है वो सिर्फ इलेक्शंस के ज़रिए मुमकिन है। लार्जली तो हम सब एग्री करते हैं इस बात पे, लेकिन जो पोलराइजेशन है, जो मारा मारी है, जो लड़ाई है, जिस किस्म के टेम्परेचर्स बिल्कुल अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे हुए हैं, ऐसी सूरत में पंजाब में इलेक्शन हो तो उससे इस्तेहकाम कैसे आएगा? अच्छा, मैं अब आपको बताऊँ मेरी असेसमेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरी असेसमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का पता है, सुप्रीम कोर्ट इस बात पर अब कन्विंस है कि यार ये एक इलेक्शन पंजाब का अलग नहीं होना चाहिए, सारे इकट्ठे होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी पता है कि अगर हम एक्सट्रीम जो आइन की रिक्वायरमेंट है, कानून की रिक्वायरमेंट है, उस पर जाएंगे तो ये कंसेंसस का तारीख देंगे। देखें आज अगर ढीला छोड़ दिया तो फिर अक्टूबर भी भूल जाएंगे। मौलाना क्या कह रहे हैं, जो उसका कायद हैं, कप्तान हैं, सिपा सालार हैं, PDM के राबर हैं, रहनुमा हैं, करता धरते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक साल एक्सटेंशन दें, क्योंकि एक्सटेंशन इनको बहुत पसंद है, इनको PDM को, तो कह रहे हैं एक्सटेंशन देंगे असम्बली को 1 साल के लिए। लेकिन बंदियाल साहब ने अब जो अहकाम दिए और जो चीज़ किया उसके बाद ये तो बड़ी क्लैरिटी आ गई है भाईजान कि जो है वो ये बड़ी क्लैरिटी है कि कंसेंसस के साथ ये तारीख देंगे या ये हुकूमत घर जाएगी, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। अच्छा, अब जो इसमें ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ ने 2 रुकनी कमेटी बना दी है, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी। ज़ाहिर है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, तो कल सुबह, बल्कि आज सुबह जब लोग देखेंगे, आज सुबह ये मामला टेकअप होगा 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो आपको लगता है कि ये इसमें ब्रेक दे दी जाएगी 4-5 दिन 6 दिन की, ईद के बाद ये टाइम दिया जाएगा कि आप कर लें अपनी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, बैठें, मशावरत करें, कोई डेट निकाल लें, या 27 तारीख ख़त्मी है कि 27 अप्रैल अगर नहीं आते, आपके फंड्स रिलीज़ नहीं होते, नहीं पहुंचते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, तो फिर तौहीन अदालत लगने जा रही है? सर वो तो आज ये क्लियर है ऑर्डर से कि 27 तारीख तक फंड नहीं दिए जाते तो फिर ये हुकूमत नहीं है। सही, ठीक है, फिर क्लैरिटी है शबाशी के पास नहीं। लेकिन अगर 27 तारीख तक फंड्स मिल जाते हैं, उस सूरत में आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना टाइम टेबल रखा था, वो टाइम टेबल ये था कि जनाब 10 अप्रैल को हमें फ़ंड्स मिल जाएँ, 11 अप्रैल को हमने पिक्टोरियल जो तस्वीर वाले लिस्टें हैं, हाँ, उनकी प्रिंटिंग का काम शुरू कर देना है। 18 तारीख को आपने जो दूसरी बैलेट पेपर्स हैं उनकी प्रिंटिंग का काम शुरू करवा देना है। उससे पहले ट्रेनिंग होनी थी। ये प्रोसेसेस और ये स्टेप्स नहीं हुए। इसका मतलब है अगर 27 को फंड्स जारी कर भी दिए जाते हैं तो 14 मई का इलेक्शन मुमकिन नहीं है। देखें, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग वाला मसला है ना। प्रिंटिंग अगर सुप्रीम कोर्ट उनको बुला के उनको पूछ ले, ठीक है, जहाँ से प्रिंटिंग होती है सारी सरकारी, तो वो अगर कह देते हैं कि जी बिल्कुल हम करके दे सकते हैं,
ठीक है, देखिए अब जो चीज़ें जारी हैं जिस तरफ, अब मुझे एक और बात बताएं, मैं कहता हूँ 14 को इलेक्शन नहीं है, 14 मई को, तो फिर हुकूमत भी नहीं है। फिर इसका मतलब यह है कि आप एक कंसेंसस की डेट के साथ अगर हुकूमत जा रही है तो फिर आज से अगले 3 माह को आप सामने रखते हुए आप ये सोच सकते हैं कि मई, जून, जुलाई की किसी तारीख को तमाम मुल्क में, पूरे मुल्क में इंतखाबात की तरफ बढ़ सकता है सिस्टम। सर अगर इलेक्शन की तारीख नहीं है ना, तो ईद से ठीक आप गिन लें 10-12 दिन सोग में बदल जाएगा मामला इनके लिए। सही। एक ऐसी चीज़ सुप्रीम कोर्ट करेगी कि मामलात जो हैं वो फिर इलेक्शंस की तरफ ले जाने ही पड़ेंगे, फिर ले जाने पड़ेंगे, फिर ये मिन्नतें करेंगे, अल्लाह का वास्ता है अब इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं। सही। चलें देखते हैं जनाब आज समात में क्या होता है। अब से थोड़ी देर के बाद ही होगी, बल्कि बहुत सारे लोग शायद जिस वक्त ये वीडियो देखेंगे उस वक्त ये समात हो रही होगी, तो इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आपके सामने तफसीलात रखेंगे। और अगली वीडियो में मैं या 1 या 2 वीडियोज़ के बाद अगर से जो है वो ये 7 सफ़ात हैं, इसके नंबर्ड पैराग्राफ्स हैं 9, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने पढ़ा है कुछ जगह ऐसी हैं जिनको आप एक पीस ऑफ आर्ट कह सकते हैं, एक आर्ट का नमूना नज़र आते हैं। जो कुछ लिखा गया है इसमें बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा खौफनाक है, बड़े दबे लफ्ज़ों में उसमें वार्निंग्स मौजूद हैं, इंतबाह मौजूद है। वो किस ज़बान में, किस पैराए में कहा गया, इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।